हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज से हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड हमने मौर्यन पीरियड तक जान लिया था। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड आज हम जानेंगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद जितने भी साम्राज्य आए हैं उनके बारे में। मौर्य साम्राज्य के बाद जितने भी साम्राज्य आए हैं और गुप्ता साम्राज्य की स्टार्टिंग तक, इस पीरियड को ज़्यादातर इतिहासकार या लोग अंधकार का युग मानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को लेके चलूँगा कि इसका रीज़न क्या है कि इसको अंधकार का युग क्यों माना जाता है, क्या कारण है कि इसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य जैसे ही पतन होता है, एक सेंट्रलाइज जो किंगशिप होती है, राजत्व का सिद्धांत होता है, जहाँ केंद्र में एक शक्तिशाली राजा स्थापित होता है और एक बड़े भूभाग पर शासन करता है, वो खत्म हो जाता है। छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाते हैं, सामंतवादी आ जाते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र पर अपना अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहते हैं। इसकी जो जड़ें स्टार्ट होती हैं वो होती है अशोक के साम्राज्य के समय से। अशोक एक महान और शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने साम्राज्य को न केवल बढ़ाया अपितु बचा कर भी रखा विदेशी आक्रांताओं से। जब अशोक का साम्राज्य फल फूल रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में, उस समय मध्य एशिया में या चीन के सीमा से लगे कुछ इलाकों में एक शक्तिशाली बर्बर जनजाति का आतंक फैला हुआ था, जिसको बोलते हैं सीथियंस। क्या गया? हाँ, जिनको सीथियंस बोलते हैं। ये पहले क्या करते थे, आसपास के शासकों पर या क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे और उसके बाद वहां पर विजय हासिल करके पूरे तरह तहस नहस कर देते थे। तो वह चीन का एक शासक था जिसका नाम था शी हुआंग टी। शी हुआंग टी ने सीथियंस से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए चाइना की और विश्व की एक महान धरोहर, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोला जाता है, उसका निर्माण करवाया। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण के कारण सीथियंस पूर्व की ओर बढ़ना रुक गए। अब उनके पास पूर्व की ओर बढ़ने के लिए कोई साम्राज्य था नहीं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने उनका रास्ता रोक दिया था। तो मजबूरी यह है कि रास्ता एक ही है, तो उन्होंने पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। दक्षिण में ग्रीक्स थे, कुषाण थे, इंडो ग्रीक्स थे, यवन थे। तो उस समय पश्चिमी एशिया या उत्तर पश्चिम भारत में सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य था। सेल्यूकस निकेटर एक कमजोर शासक था। उसके बाद वहाँ जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो अपने साम्राज्य को बचाकर रखने में कामयाब नहीं हो सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में किस क्रम में ये लोग आए। सबसे पहले जो आए थे, कहाँ लिखा है, हाँ, सबसे पहले भारत में आए थे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद आए थे ग्रीक आए थे। ग्रीक के बाद शक आए थे। शकों के बाद सीथियंस, शकों को ही सीथियंस बोला जाता है। शकों के बाद आए थे कुषाण या हुन, ये आए थे। तो सबसे पहले जब इंडो ग्रीक आए तो इनका जो मेन एरिया था, जिसको 20वें या 21वें प्रांत के रूप में माना जाता है, वो बैक्ट्रिया था और ऑक्सस नदी के दक्षिण में। इनकी अपनी अलग भाषा शैली थी। सिक्के ये अपने बहुत अच्छे लॉन्च करते थे और इनको जो पश्चिमी भारत में आने के लिए मजबूर किया था सीथियंस के आक्रमण ने, क्योंकि सीथियंस पूर्व में बढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लगातार बैक्ट्रिया के साम्राज्य पर आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। कमजोर शासक थे, उनके आक्रमण को रोक नहीं पाए और वो भारत में आ गए। भारत में आने से भी उनका क्या डेवलपमेंट हुआ, भारतीय सभ्यता संस्कृति में किस प्रकार का विकास हुआ, क्या क्या नई भाषाएं, तकनीकी विज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेन क्या है, ग्रीक डायनेस्टी जो थी उसका जो साम्राज्य माना जाता है वो 165 से 45 बीसी माना जाता है और इनमें जो सबसे शक्तिशाली राज्य या शासक था जिसमें जिसको हम जानते हैं मिलिंद के नाम से आप सभी ने सुना होगा। मिनांडर और नागसेन की जो प्रश्न है, मिलिंद पन्नो एक किताब, उसके बारे में। इंडो ग्रीक्स के बाद भारत में आते हैं शक। शक जो थे, इन्हीं को सीथियंस कहते थे। इन्होंने ग्रीक साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था
और जो इनकी जो शकों की जो ब्रांच जो शासक थे ये 5 भागों में बटे थे। इनकी 5 ब्रांचेस थी। तो 5 ब्रांचेस कहाँ थी? सबसे पहले एक अफगानिस्तान जहाँ से वो आए थे, फिर उसमें से कुछ लोग और आगे आना चाहते थे, उन्होंने पंजाब को जीता, फिर पंजाब से होते हुए मथुरा आए। जब ये मथुरा आए तो मथुरा में ही हेलेनिस्टिक जो आर्ट होती है जिसमें जिसकी मूर्तियां गौतम बुद्ध की बहुत फेमस है, मुख्य रूप से 2 कलाओं का विकास हुआ, एक गांधार कला का और एक मथुरा कला का। गांधार कला पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इन आक्रमणों का। उसके बाद वेस्ट में जिसमें आप जानते हैं रुद्र दमन, जिसका नाम आपको पता ही होगा, ये शक ही थे। उसके बाद अपर डेक्कन मतलब दक्कन के ऊपरी भागों में इन्होंने राज किया। तो उज्जैन का उस समय एक शासक था जिसने शकों को हराया था, क्योंकि शकों को हरा पाना उस समय बहुत ही मुश्किल था या बोले नामुमकिन था। तो शकों को हराने के बाद उस उज्जैन के शासक ने एक उपाधि धारण करी जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। इतिहास में ये उपाधि विक्रमादित्य सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे पृथ्वीराज की उपाधि फेमस है, पृथ्वीराज जिसे राय पिथौरा बोलते हैं। ये 3 शासकों ने कई शासकों ने धारण करी, जिसमें से हम पृथ्वीराज तृतीय को जानते हैं। उसी तरह विक्रमादित्य जो उपाधि थे सबसे पहले उज्जैन के शासक ने धारण करी थी। आपको मुझे ये बताना है कि वो उज्जैन के शासक का नाम क्या था, वरना मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। शकों पर विजय प्राप्त करने के अवसर के कारण ही इन्होंने शक संवत की स्थापना करी, जिसको बोलते हैं 57 BC से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको शक संवत बोलते हैं। शकों के बाद पर्थियंस आए और पर्थियंस के बाद कुषाण आए। कुषाण कनिष्क जो था वो कुषाण साम्राज्य का था और हिंदुस्तान के इतिहास में कुषाणों का सबसे अहम योगदान था। अब आप ये मानिए कि ये जो आए थे भारत में, शक, कुषाण, पर्थियंस, इंडो ग्रीक, ये भारत में द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में इनको स्वीकार किया गया। ब्राह्मण ऐसा मानते हैं या वशिष्ठ ऐसा मानते हैं कि ये उस उच्च कुल के क्षत्रिय थे पहले, जो अपने मार्ग से भटक गए थे, जिसके कारण इनको जो दोबारा से हिंदू धर्म में जब सम्मिलित किया गया तो इनको द्वितीय वर्ण का क्षत्रिय, द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय माना जाता था। ठीक है, अभी हम यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।